दुनिया के सबसे घटिया देशों में से एक यानी कि चाइना, जहां जानवरों को जिंदा जलाकर मारना और कुत्ते, बिल्ली, सांप, चमगादड़ जैसे जानवरों को खाना एक आम बात है और जिसने आज पूरी दुनिया को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसके बावजूद दुनिया की कई कंट्रीज इस निर्दयी लोगों के देश पर जरूरी इंपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की वजह से डिपेंडेंट रहती हैं, जिनमें से एक देश हमारा भारत भी है। चाइना, जो कि अपने मास प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, इस देश से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम शामिल होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी पॉपुलर साइट्स भी बैन है। बजाय इसके उसके पास इन सारी सर्विसेज के मिलते जुलते अल्टरनेटिव हैं, जैसे यूकू.com, क्यूकू.com, यूसी ब्राउजर, वीचैट और अलीबाबा.com। क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि देश की पॉपुलेशन दूसरी कंट्रीज के लिए इनकम का सोर्स बने। चाइना उन देशों में से है जो सिर्फ अपने ही देश में डेवलप हुए प्रोडक्ट यूज करता है, जिनसे इनकी कंट्री की इनकम कंट्री में ही बनी रहे। अगर दूसरे देशों को देने के लिए चाइना के पास कुछ है तो वो है कोरोना वायरस। It comes from China. इन सब के अलावा टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी ये देश डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी आगे है। हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर, CFL और यहाँ तक कि लोगों के बीच पॉपुलर रहने वाला टिकटॉक भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हमारा इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट्स के मामले में पूरी तरह से इस चाइना नाम के देश से इंडिपेंडेंट हो सकता है? तो जवाब हाँ होगा। वास्तव में इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होने में कुछ साल लग सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिन पर ध्यान देकर हमारा देश चाइना से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकता है। सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड इंडियन स्टार्टअप्स। चाइना की इकोनॉमी को टक्कर देने में कोई अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज हमारा साथ नहीं देने वाली, बल्कि हमारे देश में ही हाई क्वालिटी मल्टीनेशनल कंपनीज बिल्डअप करने की ज़रूरत है, जिन्हें सक्सेसफुली रन करने का काम भी टैलेंटेड इंडियन मैनेजर ही करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे देश में ये होता आया है कि देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे IIT और IIM से स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर फॉरेन की किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडियन टैलेंट को यूज कर अपनी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ाती रहती हैं। इसलिए हमारे देश में भी नए स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। यही एक रीजन है कि बाबा रामदेव के द्वारा चलाया गया स्वदेशी अपनाओ का कैंपेन कई मायनों में बिल्कुल सही है। स्किल्स डेवलपमेंट। चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों की एक आम राय होती है कि चाइना सस्ता माल बेचता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन यहाँ की कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है। चाइना के वर्कर दरअसल स्किल्ड और प्रोडक्टिव होते हैं, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देते हैं और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। इसमें इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी काफ़ी मदद करता है। इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास यूथ पावर सबसे ज़्यादा है। 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम वाले एज ग्रुप में आती है। ये पॉपुलेशन इंडिया की आउटकम बढ़ाने में तभी काम आएगी जब ये यूथ पॉपुलेशन स्किल्ड होगी। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस लॉकडाउन पीरियड में नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, पबजी, फेसबुक से थोड़ा वक्त निकालकर इंटरनेट का सही यूज करके अपनी स्किल्स और सेल्फ डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें। एजुकेशन। आज भी हमारे देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चुनौती इलिटरेसी है। इसके कुछ उदाहरण आप पिछले कुछ दिनों में देख ही चुके होंगे। एक अनएजुकेटेड सोसाइटी के लोग न केवल देश के लिए नई नई मुश्किलों को सामने लाते रहते हैं, बल्कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनसे कोई मदद नहीं मिलती। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में मंदिर मस्जिदों की संख्या स्कूल कॉलेजों से काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रखने वाले इंडिया में एडल्ट लिटरेसी रेट 62.7% है, जबकि चाइना में लिटरेसी रेट 93.7% है। इसके अलावा स्कूल एंड कॉलेज का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजर्वेशन और आउटडेटेड कॉलेज करिकुलम जैसी प्रॉब्लम्स भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई दशकों से शामिल हैं। इन सब मुश्किलों के बीच एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इंटरनेट रेवोल्यूशन के चलते इंडिया में लोगों की ऑनलाइन कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है और दूर दराज के उन इलाकों में जहां अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहाँ लोग ऑनलाइन टीचिंग मेथोलॉजी यूज कर अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन 29 स्टेट्स।
अब देखिए, चाइना के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एक कॉमन लैंग्वेज यूज करती है और इनके कल्चर में इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है। इसका फ़ायदा यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को मिलता है क्योंकि यहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल अथॉरिटी रहती है और बाकी की जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी इसी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मैनेज की जाती है। लेकिन जहाँ इंडिया की बात करें तो अपने 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ इंडिया एक डाइवर्स कंट्री बन जाता है, जहाँ हर स्टेट का कल्चर में एक बड़ा डिफरेंस है। हर स्टेट में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व रहती है जो यहाँ की डेमोक्रेसी को मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बना देती है, जिसका असर तब देखने मिलता है जब सिंगल इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लीडर को ज़्यादा अथॉरिटी दी जाने की ज़रूरत है, जिससे स्टेट लीडर्स उनकी राज्य की सरकार को बेहतर ढंग से चला सकें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी देशभक्ति के लिए हमारी भावनाएं हमेशा हम इंडियंस को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सप्लाई पर ध्यान देकर, अगर चाइना या किसी भी डेवलप कंट्री की बात की जाए तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के बाद पहले 50 सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट टोटल जीडीपी का सिर्फ 3% था, जबकि इसे करीब 6.5% तो होना ही चाहिए था। वहीं अगर पावर सप्लाई की बात करें तो आज भी इंडिया के कई पिछड़े इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की 24 आवर सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी और आउटकम कम हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत ना हो पाने के पीछे एक रीजन करप्शन भी है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा शुरू किए गए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कड़ी निगरानी में रखा जाए, जिससे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बेहतर रहे और करप्शन को भी कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, ये गोल तभी अचीव किए जा सकते हैं जब जनता और गवर्नमेंट सभी अपनी जिम्मेदारियां समझना शुरू करते हैं, क्योंकि ये काम कोई अकेला नागरिक या बिजनेसमैन नहीं कर सकता और ना ही इसमें सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि हम सबको मिलकर अपनी ग्रोथ और स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। तभी जाकर हमारा देश चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज से आगे निकल पाएगा।